हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और कोरोना से लड़ाई का पीएम मोदी ने दिया है नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी संतोष का समय नहीं है। हमारी लड़ाई एक अदृश्य और धूर्त दुश्मन से है, ये कहा पीएम मोदी ने। मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से मुखातिब थे और इस बातचीत में ही पीएम मोदी ने ये मंत्र दिया कि जहां बीमार वहीं उपचार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर एम वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष यादव भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर एम वली, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात, बहुत खास मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दिया गया है कि जहां बीमार वहीं उपचार। इस वक्त देश में इस मंत्र पर अमल करने की बहुत जरूरत है। खास तौर पर हमें याद आते हैं हमारे ग्रामीण इलाके, जहां पर अभी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जहां लोग बीमार हो वहीं पर उपचार मिले, ये संभव कैसे होगा? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा पकड़ा और वो बहुत सही इमोशनल भी हुए। उनको पीड़ा है। मेरे देश के डॉक्टर, 1000 के करीब डॉक्टर और तमाम नागरिक जिन्होंने अपना दम तोड़ा इस बीमारी से, और अब गांव में ये चीज फैल गई है। ये बिल्कुल आपने ठीक डेसिफर किया है। उनका इशारा गांवों में मेडिकल केयर को इम्प्रूव करने के लिए है। जहां हम एक तरफ गांव में बंद पड़े सेंटर्स दिखा रहे हैं, वहीं हमारी गांव में टीम भेजी जा रही है, एम्बुलेंस में भेजी जा रही है, गाड़ियों में भेजी जा रही है। वो चाहे डे टाइम भी हो, लेकिन वो पूरा काम करेंगी। वो अगर उनके पास ये किट होगी जो होम डायग्नोस्टिक किट है, या ऐसी कोई दूसरी किट होगी जो बल्क में होगी, तो वो जरूर उनको जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको स्पॉट करेंगी, क्योंकि आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं है, और उनको दवा भी देंगी और आइसोलेट भी करेंगी। और गांव में मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ, गांव में लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है, ताकि गांव से संक्रमण दोबारा से बाहर ना आए, नंबर 1। नंबर 2, गांव के लोगों को चूंकि मास्क अभी अवेलेबल नहीं है, तो 3 लेयर में उनका जो नॉर्मल रुमाल होता है, कपड़ा होता है, डाटा होता है, जो गांव में डाटा हर एक बांधता है और बहुत जरूरी है, उसकी 3 लेयर करके उनको समझाना कि ये मास्क जो है ये आपका है, गांव का मास्क डाटा, जो शुरू से हम बता रहे हैं। तीसरा, गांव के बच्चों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने जो है जापानीज एनकेफेलाइटिस का जिक्र किया, योगी जी का जिक्र किया, और इस बात से कंपेयर किया कि जिस तरह से हमने जापानीज एनकेफेलाइटिस पे कंट्रोल किया है, उसी तरह से बच्चों में कोरोना वायरस का भी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सब बिंदु उन्होंने उठाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे जाके हमको देखना होगा कि वाकई में ये काम गांवों में शुरू हो गया है कि नहीं। अब गांवों से लाशें तो नहीं बहाई जा रही हैं, अब गांवों में लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। तो ये गांव को एजुकेट करने का जो एक बड़ा मेमोथ टास्क है, हमारा इंडिया 70% गांव में रहता है, तो उसका जो बहुत बड़ा टास्क है, उसको हमको देखना है, सुपरवाइज करना है और दिल से करना है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, गांव में जाइए तो दिल से जाइए, फॉर्मेलिटी के लिए मत जाइए। बिल्कुल सही बात है। और निश्चित तौर पर जो अभी गांवों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम सब के लिए चिंता का सबब है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य भी मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में एक खास बात ये कही, इस वायरस के रूप का बखान करते हुए, कि आज हमारी लड़ाई जो है वो रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के वायरस से है,
डॉक्टरी लैंग्वेज में आप इसे कैसे बताएंगे लोगों को? जी समीर जी, ये तो अब हम सबको समझ में आने लगा है कि 1 साल के अंदर में हमने इस वायरस के अंदर में कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, कितने सारे इसके वेरिएंट्स आते गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जी का जो उद्बोधन है उसके हिसाब से जो बहिरूपिया है ये या अलग अलग रूप बदलता है, ये तमाम तरह की चीजें जो इन्होंने अपने स्पीच में कही, वो इस बात की ओर इंगित करती है कि हमें सावधान होना पड़ेगा। और जो मैं वैज्ञानिक तौर तरीकों से कहूँ तो ये इसका जो बार बार रूप बदलना है ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जितने लंबे समय तक, मैं हमेशा से कहते रहता हूँ कि जितने लंबे समय तक ये हम लोगों के बीच में वायरस रहेगा उतने लंबे समय तक इसमें रूप बदलते रहेंगे। तो जब रूप बदलेगा तो आपकी बार बार जो दवाइयाँ हैं, जो वेरिएंट्स बदलेंगे तो बार बार जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, जिन वैक्सीन को आप ले रहे हैं, हो सकता है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा, वैक्सीन के बारे में नई नई जानकारियां आती रहेंगी और ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जिस तरह से अभी हो रहा है। ये कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है और ट्रीटमेंट बदलते रहेंगे, टाइम टू टाइम वेरिएंट्स के हिसाब से, म्यूटेंट्स के हिसाब से बहुत बार चेंजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है एक ड्रग एक समय बंद करी जाएगी, हो सकता है वो अगले फेज में या आने वाले समय में किसी नए वेरिएंट पर वही दवा कारगर होगी। ये कंफ्यूजन हमेशा होता रहेगा, लेकिन इसके लिए साइंस टास्क फोर्स जो है हमारी कंट्री का, उसको सामने आना पड़ेगा और बार बार लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और यही चैलेंज होने वाला है गाँव देहातों में, जहाँ पर अशिक्षा, गरीबी और समाज से दूरी जो सबसे बड़ा बांट रही है इन लोगों को, वो वहाँ लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे। हम गाँव तक इतना आसान नहीं है कह देना कि हम जाकर वो गाँव को तगड़ा करेंगे, गाँव को स्ट्रेंथ देंगे, इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत 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 टफ अप्रोच होने वाला है और ये बहुत टफ अप्रोच है और युद्ध स्तर पर इसके लिए काम किया जाना जरूरी है, ये सरकारों को समझना होगा। मनीष यादव क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं? जहां बीमार वहीं उपचार, क्या ये मुमकिन हो पा रहा है? कई जगहों से हम साफ तस्वीरें देख रहे हैं, मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कब तक हो पाएगा, इसकी कोई संभावना? देखिए, ताजा स्थिति जो बताती है कि उत्तर प्रदेश ने माना है कि 28,000 गांवों में संक्रमण का जो स्तर है वो बड़े पैमाने पर है। उन 28,000 गांवों में सीएससी पीएससी को अगर वहां के हालात को देखें तो वहां पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आती कि कोविड संक्रमण का लोग वहां से इलाज का फायदा ले सकें। लोगों को या तो शहर आना पड़ता है या फिर बीच में जो निजी अस्पताल होते हैं उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर अपने घर पर ही कुछ लोग सर्दी जुकाम बुखार का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है और वो तस्वीरें हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि सीएससी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हर ब्लॉक स्तर पर सीएससी जो 30 बेड की है वहां पर कोविड का जो तमाम सुविधाएं होती हैं अस्पताल की, L1+ कैटेगरी उसे दी गई है, वो व्यवस्थाएं वहां पे डेवलप की जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पे दिए जाए, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में रहे, लेकिन वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता, बहुत दूरगामी फैसला है। दूसरा, तीसरी लहर से पहले हर जिले में पीडियाट्रिक जो केयर यूनिट है वो भी बनाने की बात कही गई है और 20 जून से पहले मुख्यमंत्री की आदेश है कि हर जिले में वो बन जाए। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई है, व्यवस्थाएं जुटना शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। गांव में बड़े पैमाने पर जनहानि हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें ढंग से लागू किया जाए तो बाकी जो बची आबादी है, क्योंकि अभी संक्रमण का स्तर कम नहीं हुआ है गाँव में, लगातार सर्दी जुकाम बुखार से लोग परेशान हैं और कई लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है। तो अगर अभी से भी जो सही बात है, कमर कसने का वक्त है। मनीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आज अपने संबोधन में भी पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अभी संतोष दिखाने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वाराणसी मॉडल की तारीफ की है पीएम मोदी ने, वाराणसी में जो काम हुए हैं, जिस अंदाज में हुए हैं उससे अच्छा बताया। अब ये वाराणसी मॉडल है क्या संक्रमण रोकने का, ये जरा हम आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहले इस बात का जिक्र करना होगा कि यहाँ पर जो व्यापारी थे वो उन्होंने अपने लेवल पर भी जागरूकता दिखाई। व्यापारियों ने बाजार खुद ब खुद बंद कर दिए और आज व्यापारियों के इस कदम की पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि क्राउड मैनेजमेंट पर बनारस में जिस तरह से फोकस किया वो बाकी शहरों के लिए भी नजीर है। प्राइवेट अस्पतालों में बनी इन्फोर्समेंट कमेटी, इससे भी काफी लाभ हुआ है, इस बात का जिक्र किया पीएम मोदी ने। अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई की गई, हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें भी यूपी से तमाम शहरों से हमारे सामने आई, लेकिन फिर भी यहां पर जिस तरह से इस समस्या को डील किया गया उसकी तारीफ की। संक्रमण रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए गए और आप देखिए पीएम मोदी लगातार अपने पिछले कुछ संबोधनों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छोटे छोटे
माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाना बहुत जरूरी है और जहां लोग बीमार हो वहीं पर उनका उपचार कराया जाए। खास तौर पर यह मंत्र भी पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। और कुमार कुंदन क्योंकि हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार, अभी हम सब सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और पीएम मोदी ने भी जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्लैक फंगस का आज कुछ जिक्र हो सकता है तो वो भी हुआ और ब्लैक फंगस को कोरोना के साथ साथ देश के लिए एक बड़ी चुनौती पीएम ने भी बताया है। निश्चित रूप से समीर, इसको समझना होगा। पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो उस वक्त भी ब्लैक फंगस के केसेस हुए थे, लेकिन जितने केसेस कोरोना के हुए थे उस अनुपात में अगर इस बात की बात करें तो चूंकि इस बार की लहर और ज्यादा है, पीक बहुत ज्यादा था, केसेस ज्यादा हुए हैं, तो उसका रिपरकशन भी ज्यादा हुआ है और ब्लैक फंगस के केस कई राज्यों में दिख रहा है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। ऐसे में इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना के मरीज ठीक हो जा रहे हैं उन्हीं में ब्लैक फंगस हो रहा है। तो हमने देखा है कि कोरोना का पीक एक तरीके से देश से करीब करीब निकलता हुआ दिख रहा है, तो निश्चित रूप से जो ठीक हुए मरीज हैं उन्हीं में अब ब्लैक फंगस के नए मामले आ रहे हैं। बिहार में तो व्हाइट फंगस तक के मामले आए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से आगाह कर रहे हैं देश के देशवासियों को और पूरे हेल्थ सिस्टम को, वो इसके लिए है कि बेशक कोरोना का पीक निकल गया हो लेकिन दूसरी बीमारियां भी आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि कोरोना बेशक निकल जाए लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं उन तैयारियों को जारी रखना है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे थर्ड वेव के लिए कि अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तभी जाके आने वाले दिनों में हम थर्ड वेव से निपट पाएंगे, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वेव के बाद दिल्ली में बड़े जो अस्थायी अस्पताल है उसको हटा दिया गया था। उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा। छतरपुर में आपको याद होगा कि 10,000 बेड का जो था उसको हटा दिया गया और भी कई सारे। तो अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका मतलब साफ है कि जो भी टेम्पररी ऑगमेंटेशन किया गया है देश में अस्पतालों के निर्माण और दूसरी सारी चीजों को लेकर, उसको आगे भी कंटिन्यू करना है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल कुमार, बने रहे हमारे साथ। और इस बीच एक अहम खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में कोरोना जांच के लिए अब घर घर पहुंचेगी टेस्टिंग वैन। आज से लखनऊ में चलेगी 11 मोबाइल टेस्टिंग वैन। 4 सरकारी और 7 प्राइवेट अस्पतालों की वैन की एक चेन दरअसल बनाई गई है। जांच के लिए रेट जो है वो भी फिक्स कर दिया गया है। ज्यादा पैसा अगर किसी ने लिया, जो तय फीस है उससे ज्यादा अगर ली गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनीष यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से ही। मनीष, ये जो मुहिम है अब ये कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका कितना फायदा लखनऊ के लोगों को मिल पाएगा ऐसे वक्त में जब हर कोई ये कह रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है, टेस्टिंग बढ़ानी है, उस दिशा में ये कितना बड़ा कदम? देखिए समीर, 2 तस्वीरें। एक तस्वीर बताती है कि आंकड़े कम इस वजह से हैं क्योंकि टेस्टिंग लगातार कम हो रही है, और दूसरी तस्वीर ये है जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक विकास एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो मोबाइल वैन है वो कॉलोनी जाएगी, वहां पर जो टेस्ट कराना चाहे वो टेस्ट करा सकते हैं। तो दोनों ही तस्वीरों पर पहला जो आंकड़े कम को लेकर है उस पर सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है अब जाकर सुधरा है। अब जो गैप है दोनों के बीच, जो टेस्टिंग हो रही है और जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, बहुत लंबा अंतर हो गया है। लेकिन इन सब के बीच ये सुखद तस्वीर है कि अब कम से कम मोबाइल वैन के जरिए जो लोग घर से छोड़कर जांच कराने के लिए जांच केंद्र पर नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए ये राहत की बात होगी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि चेतक सुविधा भी शुरू की गई है जो रूरल एरिया के लिए शुरू की गई है। और वहां पर जो लोग पेशेंट हैं जो कोविड के लिए होम आइसोलेशन में है, उन्हें दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही या फिर वो अकेले रहते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो चेतक सर्विसेज भी स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम बनाई गई है। उनका एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वहां पर कॉल करके दवा मंगा सकते हैं, बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वो शुरू करा सकते हैं। चलिए, अच्छी पहल है, ये अच्छी पहल है। यूपी में कई शहरों में जो इस तरह की पहल की गई है और इससे निश्चित तौर पर दूर दराज के इलाकों में भी जहां पर लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे उनके भी टेस्ट होंगे, टेस्टिंग की संख्या में इजाफा होगा, तो निश्चित तौर पर यह बेहतर कदम है। वहीं कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक और राहत की खबर है। अगले महीने तक देश में बढ़ाई जाएगी कोविड टेस्टिंग की क्षमता। देश में अगले महीने तक रोजाना होंगे 45 लाख टेस्ट, ये आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है। कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भी जोर दिया जा रहा है। रूरल और फील्ड एरिया में जल्दी और ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस किया गया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर वली, ये इस वक्त कितना जरूरी है कि हम टेस्टिंग की संख्या में इजाफा करें, और खास तौर पर ग्रामीण इलाके के लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर
किस वजह से मौत हो रही है कई बार ये तक नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हो रही। तो आपको लगता है इस तरह के कदम और युद्ध स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्टिंग सबसे बड़ा मापदंड है इस बात का कि हम सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरे टेस्टिंग से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अनजाने में पेशेंट जुकाम बुखार के गांव में पड़े हुए हैं उनकी मौत हो रही है, उनकी सही डायग्नोसिस हो तो उनको हम शहरों में लाएं या वहीं पे ट्रीट करें। तीसरा ये है कि टेस्टिंग इसका ये साधन है कि हम सही डाटा हम अपना उन लोगों को दें जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो जीनोमिक रिसर्च कर रहे हैं। उनकी भी ये डिमांड थी, अगर आपको याद होगा पिछले दिनों बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उनको एक सही डाटा का सेट दिया जाए ताकि वो जीनोमिक रिसर्च करें। तो ये सब चीजें मुद्दे जो है ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारा स्टाफ कितने तनदेही से कितने दिल से जाके वहाँ टेस्टिंग करता है और करेक्ट रिपोर्टिंग होती है। और हमें गांवों में एक नई शक्ल उभर के आएगी, इस बात का एहसास है। उनमें जरूर कुछ न कुछ नया निकलेगा गांव के संक्रमण में, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सही कहा, वहाँ नाम भी नहीं मालूम है। और उस मासूम बूढ़े को मैं नहीं भूलता हूँ, हर टॉक में मैं बोलता हूँ, जो नल के नीचे बैठा हुआ नहा रहा था और संवाददाता ने उससे पूछा ये गाँवों में बाबा मौतें क्यों हो रही हैं, तो उसने बड़ी मासूमियत से ये कहा कि पुराना आ गया होगा। पुराना मतलब उन्हें अभी नाम भी नहीं पता है कोरोना वायरस। तो ये इतने सीधे सच्चे लोग जो हमारे गांव, जो हमारे लिए गेहूं उगा रहे हैं, कल को अगर ये नहीं रहे तो गेहूं कौन उगाएगा। आज मेरे दिल में सुबह सुबह शोक उठ के बात आई कि अगर ये गांव वाले मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, ऊपर वाला ना करे, तो हमारे लिए गेहूं और अनाज कौन उगा के देगा, कौन उगा के देगा, शक्कर कहाँ से आएगी। तो इनकी सुरक्षा करना, इनकी सिक्योरिटी करना, अलावा मेडिकल के ट्रीटमेंट के अलावा इनकी सिक्योरिटी भी करना है, इनको सुरक्षित रखना है, इनके संसाधनों को हमको देखना है। जैसे आपने कहा जिसके पास दवा नहीं है उसको दवा देना है, बिल्कुल जिसके पास खाना भी देना पड़ेगा अभी, और ऐसा वक्त आने वाला है। बिल्कुल 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 डॉक्टर वली, आपने सही बात कही और निश्चित तौर पर सरकारों की जिम्मेदारी है वक्त रहते जागना और युद्ध स्तर पर गांवों में भी तमाम इंतजाम करना। क्योंकि देखिए दरअसल ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हेल्थ सिस्टम जो है उसका इम्प्रूवमेंट कभी चुनावी मुद्दा तो बन नहीं पाया, तो हेल्थ सिस्टम की ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। गांवों में हालात और बदतर है और आज हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए उपायों पर मांगी गई है रिपोर्ट। कोविड मरीज, बच्चों के इलाज और मैनेजमेंट पर मांगा गया है पूरा विवरण। बच्चों के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह भी दी गई है। बच्चों के लिए की जाए विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था। एनसीपीसीआर ने ये तमाम बातें कही हैं, यानी तीसरी लहर की तरफ इशारा करते हुए अभी से हमारी तैयारी पुख्ता हो जाए और हम तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, ये कुल मिलाकर कोशिश है। डॉक्टर बीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के और एमएस रह चुके हैं बीएचयू हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, किस तरह से आप इस वक्त जो कवायद देश में चल रही है कोरोना पर काबू पाने के लिए उसे देखते हैं? क्योंकि अभी बनारस के ही तमाम डॉक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखातिब थे और उन्होंने बड़ा जबरदस्त मंत्र दिया है कि जहां जो बीमार पड़े, जहां बीमार वहीं उपचार। ये आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है इस वक्त यूपी के दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों के लिए, कि जहां लोग बीमार पड़े वहीं पर उपचार मिल जाए? बिल्कुल यही उपाय ही है कि जहाँ बीमार वहीं उपचार। मैं 12 बजे आपके जब फोन का वेट करता, मैं घर से जब निकला हॉस्पिटल से, इस समय मैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपको मैं ये बताऊं कि जब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो हमसे पहले जो भी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो आपको ये बात का एहसास होता है कि जिम्मेदारियां केवल आपके घर या हॉस्पिटल में आने वाले बीमार की नहीं है। जो बीमार गांव में है वो हमारे देश का नागरिक है। बेशक हम लोग इसी देश में रहते हैं और अगर हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंचा पाए तो ये जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री जी का ये जो मंत्र है, ये एक अनूठा मंत्र है, सभी डॉक्टरों को फॉलो करना चाहिए। आज जब हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल में हमको जब 2 घंटे 3 घंटे छुट्टी मिली है तो मैं गांव की तरफ निकला हूँ और गांव में जो कुछ भी सेवा कर पाऊंगा अभी दे करके फिर हॉस्पिटल वापस आऊंगा और वहाँ जो पेशेंट है उनको वहीं इलाज दूंगा। हमें लगता है कि चीजें इस तरह से गांव में हैं कि यहाँ अंधविश्वास और एक तरीके का इनर्शिया ये वर्षों पुराना है, ये कोई नया नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको तोड़ना हम सब का काम है और इसमें सरकार का
एक जो मंत्र है उसने दे दिया। नागरिक, देखिए चिकित्सक के पहले मैं नागरिक हूँ, तो नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि जा करके अपने लोगों का इलाज आप करें एज ए डॉक्टर। तो वो वही चीजें मैं बार बार सबसे कहता हूँ, और मैं तो ये जन जागरूकता का चीज नहीं, आप सही कह रहे हैं, जन जागरूकता बहुत जरूरी है। कल ही देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया था कि भारत की आधी आबादी अब भी मास्क नहीं पहन रही है। सिर्फ 14% लोग देश में अभी भी ऐसे हैं जो ठीक तरीके से, जो सही तरीका होना चाहिए मास्क लगाने का, जैसे आपने भी लगाया हुआ है वैसे मास्क लगा रहे हैं। तो जागरूकता का तो अभाव है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर आंध्र से आ रही है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कोरोना की दवा लेने के लिए उमड़ी भीड़, आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। तो देखिए, जिस जागरूकता का हम जिक्र कर रहे थे कि जागरूकता का अभाव अभी भी दूर दराज के इलाकों में है, उसकी एक नजीर पेश कर दी लोगों ने। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मुफ्त दवा देने वाला शख्स कर रहा था कोरोना के इलाज का दावा। जाहिर है कोई नीम हकीम होगा। जिला प्रशासन भी करवा चुका है आयुर्वेदिक दवा की जांच। और जब ये बात हुई कि यहाँ पर फ्री दवाई बंट रही है, तो देखिए कितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। डॉक्टर मिश्रा, अब इस तरह की तस्वीरें हमें क्या बता रही? अब ये लोग गए कि कोरोना की फ्री दवाई मिल जाएगी, लेकिन कितने लोग इनमें से कोरोना लेकर चले जाएंगे? ये बहुत भयावह है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेकर के भी गांव में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। और हमने देखा कि आज 19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का एम पूरा हो गया भारत में। आपको ये पता होगा कि 19 करोड़ तो कई देशों की आबादी से ऊंची हमारी आबादी, ब्रिटेन और तमाम जो देश अगर देख लें, तो हमारा वैक्सीनेशन एक स्पीड से बढ़िया चल रहा है। लेकिन हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो तीसरी लहर आनी तय है। और ये जागरूकता हम ही लोग को लानी है। सही आप कह रहे हैं, सही आप कह रहे हैं कि और अगर इसी तरह से लापरवाहियों का सिलसिला जारी रहा तो तीसरी लहर तय है। डॉक्टर वली, अब सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है तीसरी लहर का, जैसे ही हम नाम लेते हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स, तमाम खबरें ये बता चुकी हैं कि बच्चों को कितना खतरा होने वाला है। इसके लिए आप सरकार को किस तरह से अलर्ट करना चाहेंगे? काम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या क्या तैयारियां हमें फौरन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगली लहर में हमारे नौनिहालों पर खतरा है। बिल्कुल, मैं तो पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा और आपने भी दोहराया कि जो दूसरी लहर की तैयारियां हैं उनको हमें वाइंड अप नहीं करना है। ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा, गांवों में के लिए और पेरिफेरी के लिए हमको स्टाफ ट्रेन करना है जो पीडियाट्रिक बच्चों को पीडियाट्रिक सुविधाओं से लैस हो, और गांवों में कम से कम एक ऐसा स्टेशन हो जहां बीमार बच्चों को देखा जा सके। अभी हम बड़ों की बात कर रहे थे, गांव में सुविधाएं कम हैं, लेकिन बच्चों के लिए सुविधाएं हमें मुहैया करानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है। एक बात। दूसरे, अगर बच्चों के माँ बाप में से कोई एक या दोनों बीमार हो गए, संक्रमित हो गए, तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए शायद क्रचेस की भी जरूरत पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 1960 में दिल्ली आया था तो हर एक दफ्तर के साथ एक क्रच अटैच होता था। तो ये सुविधा हमको अगर रिवाइव कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। और बच्चों की जनरल चेकअप बीमार होने से पहले भी बहुत जरूरी है। पीडियाट्रिक शहरों में पीडियाट्रिक यूनिट्स, आईसीयूज, पीडियाट्रिक बेड्स और पीडियाट्रिक ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज ये अलग से होती हैं। इसलिए इन सब का हमको स्टॉक लेना पड़ेगा। इन सब का हमको पहले से स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना स्टाफ है और हमको कहां से मोबिलाइज करना है। आपने देखा होगा पिछली बार जब जरूरत पड़ी थी तो आर्म फोर्सेस आगे आए थे। तो आर्म फोर्सेस में भी होता है बट कम होता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट नहीं होता है ज्यादा। तो हमें कहीं मेडिकल कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, और जहां हमारे हॉस्पिटल्स में कुछ स्पेयर भी होंगे, कहीं कहीं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से सबको उनकी मदद की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम खबर है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऑक्सफोर्ड ने बनाई है कोविशील्ड की बूस्टर डोज। एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज बनकर तैयार हो गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। बूस्टर डोज से वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडीज डेवलप हो सकेंगे। इस बीच वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने दावा किया है कि दुनिया को कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए
हर साल बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है, हर साल। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, इस पर वैक्सीन को लेकर ये जो नई अपडेट आई है, इस पर मैं डॉक्टर आचार्य की टिप्पणी लूंगा, लेकिन एक दुखद खबर है। कोरोना से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ। एम्स ऋषिकेश में सुंदरलाल बहुगुणा को भर्ती कराया गया था कोरोना से संक्रमित होने के बाद। और देश के जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ऋषिकेश एम्स में आखिरी सांस ली। और डॉक्टर दीपक आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बूस्टर डोज जिसका जिक्र काफी पहले से हो रहा था और लोगों के मन में बूस्टर डोज को लेकर काफी सवाल हैं, क्या लगभग ये तय हो गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद हमें बूस्टर डोज भी लेनी पड़ेगी और ये सिलसिला हर साल का हो सकता है? बिल्कुल समीर जी, ये तो बात मैं बहुत शुरुआत से कह रहा हूँ। इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि जितने वेरिएंट्स बनते हैं, जितने म्यूटेशंस होते हैं, तो बार बार आपको अपग्रेड करना पड़ता है। जो हम जीनोमिक सर्वे की बात करते हैं और जो अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की बात इसीलिए करते हैं कि आपको पता रहे कि आपके आसपास जो वायरस है उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल, उसका स्पाइक प्रोटीन किस तरह से बदल रहा है। तो जब तक वो लाइब्रेरी तैयार नहीं होगी तब तक आपको वैक्सीन को अपग्रेड करने में मदद नहीं मिलेगी। और ये बात तय है कि इस वैक्सीन को जो हम अभी ले रहे हैं इसमें बूस्टर डोज आते रहेंगे, सारे वैक्सीन के बूस्टर डोज आएंगे, क्योंकि जब तक एक ऐसा बूस्टर डोज ना आए कि हर एक वेरिएंट पर वो असर करे तब तक इसको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। यूएस के अंदर में आप इन्फ्लुएंजा देखते हैं, फ्लू वायरस के बारे में हर साल शॉट्स लेने पड़ते हैं और कितने साल हो गए, 100 साल लगभग होते आ गए हैं जब से हम फ्लू को हमने देखा है। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी सारी रिसर्च हो गई, कितने सारे उसके वेरिएंट्स आ गए, अलग अलग नाम हो गए उस वायरस के, लेकिन आज भी वहाँ हर साल शॉट्स लगते हैं, हर साल फ्लू के नए वैक्सीन हर साल लगाने पड़ते हैं। तो ये आप हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लोग ये ना कहने लगे कि देखिए हमें बेवकूफ़ बनाया गया था, पहले वैक्सीन फिर डोज बढ़ाया, फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ाया, अब लीजिए तीसरी नई वैक्सीन आ गई, अब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये भ्रम निकाल दें, आपको बूस्टर डोज लगते रहेंगे। ये आपके बचाव के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और वैक्सीन को अपग्रेड करते रहना ये हमारी बैक एंड जो टीम है साइंटिस्ट लोगों की, इनका काम रहेगा। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ क्योंकि बनारस से मौजूद हैं और वो ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर मिश्रा आखिर में मैं बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त देश हमारे ग्रामीण इलाकों को लेकर, वहां के लोगों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। क्या फौरन होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है ग्रामीण इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जी। पहली, जो वहाँ के गणमान्य लोग हों, जो भी वहाँ के धार्मिक लीडर्स हों, बूढ़े हों, जिनकी गांव में पकड़ हो, उनसे वैक्सीनेशन की बातें सबसे पहले करवाई जाए, उनको वैक्सीन दिया जाए, उनको एग्जाम्पल सेट किया जाए कि गांव में देखो भाई इन्होंने एग्जाम्पल एक सेट कर दिया, इससे बीमारी का बचाव होता है। दूसरा, जिस तरीके का पीएचसी या सीएचसी वहाँ गांव में है, उसका अपग्रेडमेंट जब आप करना चाहेंगे तो वहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट सलाह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन हो रहे हैं यहाँ से।